जी। तो मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी आ रही सर, क्लियर है। जी जी जी, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले लोअर से स्टार्ट करता हूँ और लोअर से लेके हम लोग फिर अपर में जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अनसिक्योर की, ठीक है। तो अनसिक्योर में हम लोग जो फंडिंग करते हैं डिफरेंट टाइप करते हैं, और हमारी सारी मार्केट से यूएसपी में हमारा काम चलता है। बीएल पीएल एचएल लैब मार्केट में सभी कर रहे हैं, और मोस्टली सब लोग कॉमन चीज़ें ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मार्केट से थोड़ा सा यूएसपी में ही काम करते हैं। जो किसी के पास नहीं मिलेगी वो हमारे पास मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, और जो छोटी फाइल्स में काम करते हैं उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रिटेल से शुरुआत करता हूँ, रिटेल में भी मैं लोअर से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से, यानी कि जो व्यापारी हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनके पास कोई भी पेपर नहीं है लेकिन वो बिज़नेस कर रहे हैं, दुकानदार हो गए या छोटे कोई भी व्यापारी हो गया, लेकिन उनके पास क्या होता है कि ना आईटीआर मिलेगी, ना करंट अकाउंट मिलेगा, ना जीएसटी मिलेगा, यानी कि कुछ पेपर होता ही नहीं है। मानो कि कुछ नहीं है, बस दुकान खोल के बैठे हैं लेकिन धंधा कर रहे हैं, इतना है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पर 1 लाख तक का लोन दे सकता हूं, और 1 लाख से 10 लाख तक भी देता हूं, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, यानी कि आपकी करंट सिबिल की कैसी स्थिति है आपकी। यानी कि मोस्टली तो सबको 1 लाख ही मिलता है, लेकिन मेरे पास 1 लाख से 10 लाख तक का ये प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में से। और कोई भी प्रोडक्ट स्पेशली कोई भी सिंगल लोकेशन के लिए नहीं है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सारे के सारे आप पैन इंडिया में किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप काम कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। कुछ नेगेटिव पिन कोड्स रहेंगे, यानी कि जो एरिया डीएक्टिवेट रहते हैं वो हम लोग अपनी लिस्ट भेज देंगे आपको कि किस किस पिन कोड में एक्टिव है या डीएक्टिवेट है अपना, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन उसके पास कोई भी पेपर नहीं है, मैं उस व्यक्ति को आधार कार्ड और पैन कार्ड से 1 लाख तक का पूरे पैन इंडिया में लोन दे सकता हूं आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। मुझे मेरा कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो लोअर का हो, मिडिल का हो या अपर का हो, मेरे किसी भी प्रोडक्ट में मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा सिवाय सिबिल के। सिबिल में मैं किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो ओवरड्यू हो, डीपीडी हो, बाउंसिंग हो या हाई इंक्वायरी हो। मुझे सिबिल एक्यूरेट ही लगेगा, ठीक है ना। सिविल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बाकी मैं हर एक चीज़ आप कहोगे कि राघव जी ये फाइल में ये पेपर नहीं है, इसमें ये दिक्कत आ रही, मैं सारी चीज़ें मैनेज करने को तैयार हूँ सिवाय सिविल के, ठीक है ना। तो मेरा कोई प्रोडक्ट रहेगा वो सिविल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड पे, जो कि कोई भी नहीं करता है, मैं कहता हूँ आधार कार्ड पैन कार्ड देने के बाद अगर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिल गए तो बहुत अच्छी बात है उसको, क्योंकि कोई नहीं देगा, ठीक है ना। मुझे इसमें क्या पेपर लगने वाले हैं, जब जाहिर सी बात है अगर मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड कह दिया है तो इसमें मुझे कोई पेपर चाहिए भी नहीं। सिर्फ क्या लगेगा, एक आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और मेरा उसका एक दुकान का जो बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस नाम का व्यक्ति, लाइक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे श्याम इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइज, तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये जो काम करता है उसके नाम से उसने बोर्ड लगा भी रखा है या नहीं लगा रखा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बिजनेस तो अपना होता है लेकिन दिखाते किसी और का है। बोलेंगे उस दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये मेरी शॉप है, ये है वो है। तो हम लोग बस उसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे एक्चुअल में जो ये बिज़नेस कर रहा है क्या सच में उसका है या भी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो या इलेक्ट्रिशियन हो या कोई भी गारमेंट शॉप हो, उसका वो बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, और परमानेंट वाला बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए फ्लैक्स बोर्ड के साथ में, जो फोल्डर के साथ आता है अपना, ठीक है ना। लो जो कपड़ा वाला जो बैनर चिपका देते हैं वो मैंडेटरी होता नहीं, क्योंकि ये वो तो फिर टेम्प्रेरी वाला ही होता है अपना, ठीक है ना। मुझे क्या पेपर लगेंगे, सिर्फ एक आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा, और एक आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, बस दैट्स इट। और कोई इसमें पेपर नहीं लगेगा। बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस प्रूफ के लिए मैं आपसे सिर्फ एक एमएसएमई सर्टिफिकेट लूंगा। अब कोई व्यक्ति आके मुझसे ये कहता है कि राघव जी मेरे पास एमएसएमई तो है नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, आप नया बनवा लो। यानी कि मुझे आप नया भी बना के दोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे नया एमएसए भी बना के उसमें इनकॉर्पोरेशन की डेट आप मुझे 2 साल या 3 साल की बैक दिखा दो, जिससे मुझे ये आइडिया हो जाए कि आपका विंटेज जो है अब 2 या 3 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में आप, ठीक है ना। बस इतने ही पेपर लगने वाले हैं और कोई पेपर नहीं लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बिजली का बिल, ओनरशिप प्रूफ के लिए, दैट्स इट। और आप एक का एमएसएमई जो आप नया भी बनाओगे तो भी चलेगा, यानी कि इसके अलावा मुझे कोई चौथा पेपर आपसे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो मैंने करी सबसे लोअर की बात, ये सबसे लोअर का था। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं।
अब बाहर मार्केट में बहुत सारे व्यापारी और बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, अच्छी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, करोड़ों की भी ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ की भी है, 2 करोड़ की भी है, 4 करोड़ की भी है। लेकिन ऐसे केसेस में कई बार देखने को ये मिलता है कि वो ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, ITR फाइल नहीं कर पाते, लेकिन उनका 1 साल पुराना GST हो गया है, बिजनेस कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, और 1 साल पुराना उनका करंट अकाउंट है, अच्छी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो अपने करंट अकाउंट में। तो अगर किसी व्यक्ति का 1 साल पुराना GST सर्टिफिकेट और 1 साल पुराना अगर आप मुझे करंट अकाउंट ला के देते हो तो मैं उसे 50 लाख तक की फंडिंग बहुत आराम से दे सकता हूँ। किसी भी व्यक्ति को मैं 50 लाख तक रुपए की फंडिंग आराम से दे सकता हूँ। मैं इसमें किसी से भी ये नहीं कहूँगा कि आपके पास ऑडिट है, मैं आपसे ITR नहीं मांग रहा, आपसे ऑडिट नहीं मांग रहा, मैं GSTR 3 भी नहीं मांग रहा, मैं आपसे कोई अदर पेपर मैं आपसे नहीं मांग रहा। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास में 1 साल पुराना GST और 1 साल पुराना करंट अकाउंट है। इफ़ यू आर ओके देन वी विल गेट अप टू 50 लाख। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं। अच्छा, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सारी टोटली अनसिक्योर फंडिंग कर रहा हूँ विदाउट एनी कोलेटरल। इसमें किसी भी तरह का हम लोग कोलेटरल नहीं लेते हैं, ये टोटल फंडिंग सारी अनसिक्योर की ही है। ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार में, ठीक है ना। तो ये टोटल फंडिंग रहेगी अनसिक्योर में। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, अब आते हैं थोड़े बेसिक्स लोन्स पे जो सभी लोग करते हैं, उसमें हम भी करते हैं। थोड़ा सा जो बेसिक लोन होते हैं वो जैसे मान के चलो आपके बिजनेस लोन की कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपके सारे पेपर लगेंगे। जैसे मान के चलो आपका बैलेंस शीट हो गया, आपके फाइनेंशियल हो गए, ऑडिट हो गए, GSTR 3 भी हो गए, GST हो गए, करंट अकाउंट हो गए, सब लगेगा। ये हमारे बेसिक हैं जो सबके पास होते हैं, इसमें भी हमारे पास सब होते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर कोई एक ऐसा केस है जो आपके पास नहीं निकल पा रहा है किसी भी रीजन से, तो वो मैं निकाल के दूंगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि हमारी यहाँ पे USP चलती है। ये मैं आ गया लोअर से अपर पे। अब मैं अनसिक्योर में एक ऐसा प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो मार्केट में शायद बोल रहा हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी के पास नहीं है। मैं टोटली अनसिक्योर फंडिंग 100 CR तक, टोटली ध्यान से सुनिएगा, टोटली अनसिक्योर फंडिंग बिजनेस लोन 100 CR तक मैं किसी भी एक बड़ी कंपनी को दे सकता हूं। अगर किसी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 से 1500 करोड़ का कोई बड़ी कंपनी आपके पास अवेलेबल है और वो कहती है कि भाई मुझे फंडिंग चाहिए, वो कोलेटरल देना नहीं चाहती, मैं कहता हूं मैं उससे सिंगल कोलेटरल लूंगा और मैं 100 CR देने की कैपेसिटी रखता हूं, टोटली अनसिक्योर। इसमें 1 रुपए की उसकी प्रॉपर्टी नहीं लूंगा मैं उसकी। जो ये प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास भी नहीं मिलेगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, आपको भी मालूम होगा। हाँ, अगर हो सकता है आपके पास हो, अभी हम लोग जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपके पास हो, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट किसी के पास है ही नहीं कि 100 करोड़ तक की फंडिंग कोई दे दे। जनरली कोई जब कस्टमर आता है जब हमारे पास में तो वो कहता है कि मेरे को 5 करोड़ पे चाहिए अनसिक्योर में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को कहते हैं कि सर हम लोग जो NBFC या बैंक से हम काम करेंगे, किसी भी देखा जाए तो किसी भी बैंक और NBFC की कैपिंग जो मैक्सिमम होती है वो 50 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख या फिर 1 करोड़। हो सकता है कि कोई आपको 1.5 करोड़ भी दे दे अगर अच्छी प्रोफाइल है तो, लेकिन 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से ऊपर अनसिक्योर में कोई भी बैंक या NBFC फंडिंग देने वाला मार्केट में नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हम 100 CR तक देने को राजी हैं अगर कोई बड़ी कंपनी आके कहती है तो। अगर उसका टर्नओवर 1000 या 1500 करोड़ का है तो मैं उसको 100 CR भी दे दूंगा अनसिक्योर में विदाउट एनी कोलेटरल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनसिक्योर का एक। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा सिक्योर में। सिक्योर में मेरे पास में 3 प्रोडक्ट रहेंगे, लोअर का भी है, मिडिल का भी है और अपर का भी है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं लोअर पे ही आ जाता हूँ, ठीक है ना। लोअर पे मैं आता हूँ, अगर कोई बिजनेस व्यापारी, ठीक है ना, ऋतुराज जी म्यूट करेंगे क्या, क्योंकि बाकी सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी साइड से म्यूट कर लीजिए ऋतुराज जी। जी ठीक है। मैं सिक्योर की बात करता हूँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मार्केट में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं
लेकिन कैश में कर रहे हैं, उनके पास ना आईटीआर है, ना बैंकिंग है, ना आपके एमएसएमई मिलेगा, ना जीएसटी मिलेगा, ना जीएसटी 3B मिलेगा बैलेंस शीट से लेके, यानी कि एक सिंगल पेपर आपको उसके पास में नहीं मिलेगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारे व्यापारी हैं हमारे, जैसे दुकानदार हो गए या कोई भी बिजनेस वाला हो गया, वो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन वो कच्चे में काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा क्लाइंट तो कच्चे में इनकम कर रहा है, उसको लोन कैसे दूं, क्योंकि बैंक तो आपसे बैलेंस शीट मांगेगा, बैंक आपसे करंट अकाउंट मांगेगा, बैंक आपसे यहाँ तक कि जीएसटी सर्टिफिकेट भी मांगेगा। अब जिसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, जीएसटीआर 3B नहीं है, करंट अकाउंट तक नहीं उसने खुलवाया, तो फाइनेंशियल कहाँ से भरेगा वो अपने। तो जिसके पास कोई भी पेपर नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति को 50 लाख तक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स मैं किसी भी व्यक्ति को आराम से दे सकता हूँ पूरे पैन इंडिया में। यानी कि मुझे उससे कोई एक सिंगल पेपर नहीं चाहिए, बस भाई तू अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे जा और मैं बस आऊँगा, तेरी दुकान में आऊँगा, तेरे शॉप में आऊँगा, तेरे ऑफिस में आऊँगा, मैं ये देखूँगा तेरे ग्राहक कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, मैं देख लूँगा, मैं यहीं से अंदाज़ा लगा लूँगा कि तेरा धंधा अच्छा चल रहा है और 50 लाख रुपये जेब में से निकाल के तेरे को दे के चला जाऊँगा, ख़त्म बात। मैं तेरे से कुछ नहीं पूछ रहा कि तेरे पास आईटीआर है, जीएसटी है, करंट अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा जब भविष्य में मन हो तब खुलवा लेना, सारे पेपर बनवा लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तू आज की डेट में धंधा कर रहा है, तेरे पास कोई पेपर नहीं है, मैं तेरे को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऐसे ही 50 लाख तक तुझे ऐसे दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक आपका लोअर वाला। एक मैं आपको यूएससीपी वाला बताता हूँ। जनरली बिल्डर प्रोफाइल में क्या होता है कि इजीली फंडिंग नहीं होती है और कोई देता भी नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ, ये थोड़ा यूएसपी में है, थोड़ा हटके बता रहा हूँ, ये पैन इंडिया के लिए नहीं है, आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा इसके लिए। हो सकता है अगर आपके नेटवर्क हो तो आप इजीली इस काम को निकाल सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए है, ये ज़्यादा हर किसी को नहीं बताया जाता, जिसके अच्छे नेटवर्क होते हैं उनको ही बताया जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मान के चलो कोई एक बिल्डर है और वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब वो कहता है कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है और लेकिन उसके करंट में लोन भी चल रहे हैं, मैं उसको 10 से 15 करोड़ तक की फंडिंग, मैं उससे कोई पेपर नहीं लूँगा, सिर्फ उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगा के 10 से 15 करोड़ रुपए मैं उसको ऐसे ही दे दूँगा, ले भाई पैसा ले और अपना प्रोजेक्ट पे काम चालू कर ले। अब वो कहेंगे साहब आप मुझसे 10 से 15 करोड़ रुपए दे तो रहे हो लेकिन मुझसे मांग क्या रहे हो। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे बस तू इतनी एक चीज़ बता दे कि तूने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट करे हैं। वो कहता है कि मैं तो 10 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ अपने मार्केट में। मैं कहता हूँ भाई मुझे 10 प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे बस तू अपने कम से कम 2 ऐसे प्रोजेक्ट दिखा दे जिस पे तूने अपनी लैंड पे काम किया हो फ्लोर वाइज में। वो कहेगा मैंने तो करे हैं। तो मेरा अगर तूने 2 प्रोजेक्ट पहले कर चुका है मार्केट में तो भाई 10 से 15 करोड़ रुपए तू मुझसे ऐसी और ले जा और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा और धंधा कर आराम से। ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए ही अवेलेबल मिलेगा। यानी कि मुझे उसमें क्या पेपर लगेंगे, कोई एक सिंगल पेपर नहीं लगेगा, मैं उससे सिर्फ एक ही पेपर मांगूंगा जो उसने पहले किसी प्रोजेक्ट में काम किया होगा, सिर्फ उसकी आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे कि हाँ जाके कि हाँ ये प्रोजेक्ट सच में उसी व्यक्ति ने करा था, कस्टमर ने। बस मैं सिर्फ इतना वेरीफाई करूंगा, बाकी उसके प्रॉपर्टी के पेपर लगेंगे और कोई एक सिंगल पेपर मैं उससे नहीं लूँगा। 10 से 15 करोड़ तक मैं उस व्यक्ति को आराम से दे दूंगा। ये प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए रहेगा। अब थोड़ा सा अपर में आ जाते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। मेरे पास में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अप टू 100 CR तक, अभी तक मैंने 100 CR जो बताया था वो अनसिक्योर में बताया था, लेकिन मैं सिक्योर का भी बताता हूँ। सिक्योर में भी हर कोई बैंक या एनबीएफसी इतनी इजीली इतनी बड़ी फंडिंग किसी को भी नहीं करता है 100 करोड़ तक के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैं आपको करके दूंगा 100 करोड़ तक, और इसमें मुझे बस और मैं इसमें इतना अच्छा रेट दे दूंगा। जनरली आपने देखा होगा जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो रेट मिलता है मार्केट से वो 15 का रेट मिलता है, 16 का मिलता है या फिर 18 का मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रेट 18 से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन मैं इसमें वो रेट देने वाला हूँ कि आप कहोगे यार ये तो साला बैंक का ही रेट मिल गया, क्योंकि मैं बैंक के कंप्रोमाइज़ में ही इतना अट्रैक्टिव रेट दे रहा हूँ। रेट है 9 से 11 का, क्योंकि 9 से 11 का रेट कभी भी किसी को इतनी इजीली नहीं मिलता है। लेकिन मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आराम से 100 CR तक की, अगर मैं कैपिंग पे बता रहा हूँ, आराम से 100 CR तक के लोन पे 9 से 11 का रेट बहुत आराम से दे दूंगा किसी भी व्यक्ति को।
इसका टिकट साइज रहेगा आपका 10 करोड़ से 100 करोड़ तक। यानी कि अगर कोई बड़ा कस्टमर है, बड़ी कंपनी है, वो कहती है भाई मुझे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन मुझे रेट अच्छा चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी मिलेंगी वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स तो सारे मिलेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स तो कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन वो आपसे रेट में फाइट करेगा। तो रेट हम उसके लिए बहुत अच्छा लेके आए हैं 9 से 11 का, क्योंकि बड़ी कंपनी की एक ही खासियत रहती है, वो आपको डॉक्यूमेंट सारे दे देगी, सारी फैसिलिटी, सारे आपकी जो आपको चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करा देगी, लेकिन वो आपसे बस एक ही शर्त रखेगा, भाई मुझे रेट अच्छा दिला दो। तो उसके लिए हमने अट्रैक्टिव रेट रखा है 9 से 11 का, क्योंकि जनरली इस रेट को कोई नहीं दे पाता है इतनी ईजिली जो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा विराम देता हूँ। अभी इसी बीच में अगर किसी का कोई सवाल है या कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी आशु जी, किसी का कोई सवाल है क्या? हेलो, हाय सर, मैं नेहा सिंह बात कर रही हूँ लखनऊ से। हाय सर, जी फर्स्टली तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये जो फंड कर रहे हैं, जी ये कोई एनबीएफसी है, बैंक है, आरबीआई एफिलिएटेड है, मतलब है क्या? मुझे जी पहले ये नेहा जी, जानना है। ये टोटली हमारी चाहे सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, ये टोटली फंडिंग हमारी एनबीएफसी के माध्यम से ही होने वाली है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एक एनबीएफसी है सर, या मल्टीपल ऑप्शन नहीं, है अपने मेरे पास? पास में मल्टीपल एनबीएफसीज रहेंगी। इसमें डिपेंड ये करता है कि मेरे पास प्रोफाइल कैसी आई है। हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोफाइल को आरएनडी करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि इसको किस एनबीएफसी की तरफ मूव किया जा सकता है। जैसे सर, मैं 4 साल से बैंकिंग सेक्टर में ही हूँ और जी कॉर्पोरेट से काम कर रही हूँ, तो हमारे पास अभी ऐसी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है जिससे हम लोग 100 सीआर तक आई नो मतलब आई नो बिना आई नो कोलेटरल आई के नो फंड कर देते आई नो आई नो आई नो। हैं। जी। तो मैंने आपको वही बताया ना कि अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर 1000 से या 15 करोड़ का, 1500 करोड़ का अगर किसी का टर्नओवर है, मैं उसको अनसिक्योर फंडिंग आराम से दे सकता हूँ उस कंपनी को, हाँ, जो तो कि वो कोई फंड बैंक हम भी नहीं कहाँ से देगा, करेंगे? ना कोई मुझे वो बैंक यही देगा ना जानना कुछ देगा, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज होती हैं। है। ओके, जी, ठीक है। और ये पैन इंडिया एफिलिएटेड है सर? मेरे सारे प्रोडक्ट पैन इंडिया के रहेंगे सिवाय एक बिल्डर वाला जो मैंने आपको यूएसपी में बताया था। दिल्ली दिल्ली एनसीआर राइट के? राइट राइट, जो बिल्डर वाला बताया था। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी आशु जी, किसी और राकेश का जी, कोई सवाल? ये जो आपने बताया था पैन आधार वाला और जीएसटी मिनिमम 1 साल वाला, जी इनमें बिजनेस कितना होल्ड होना चाहिए? देखिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड वाला जो मैंने बताया था, उसमें अगर कोई व्यक्ति 1 साल 1 साल से दुकान चला रहा है, 6 महीने से चला रहा है या 2 साल से चला रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जैसे कि बोला कि मैं उसमें कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। मैं उसमें क्या देख रहा हूँ, मैं बस आपकी दुकान पे बस बोर्ड लगा हुआ देखूंगा, और एमएसएमई से ये पता चलता है कि आप बिज़नेस कितने पुराने से कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसमें भी आपको ऑप्शन दे दिया कि अगर किसी के पास एमएसएमई नहीं है तो वो मुझे नया एमएससी बना के भी दे सकता है, यानी कि नए एमएसएमई में बना के उसमें सिर्फ इनकॉर्पोरेशन की डेट आपको 2 साल बैक दिखानी है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कस्टमर 2 साल से बिजनेस कर रहा है। दैट्स इट। और आपने लैब वाले में कहा था, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का कितना देंगे हम? प्रॉपर्टी वाले में कौन से वाले की बताया आपने? जो 50 लाख रुपए तक का 50 जिसमें लाख वाले में ना, कैश 50 लाख वाले में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसमें हम लोग जो फंडिंग करते हैं वो अप टू 80% तक करते हैं, यानी कि 45% से 80% तक हम लोग करेंगे। अगर मान के चलो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसमें कस्टमर रह रहा है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि उसमें 75 से लेकर 80% तक हम उसमें फंडिंग आराम से करते हैं। लेकिन अब मान के चलो कोई उसकी वैकेंट की प्रॉपर्टी है, रेंट पे चल रही है, तो हो सकता है उसमें 50 से 55% तक का आ जाए। और मान के चलो किसी का कोई ओपन प्लॉट है, बाउंड्री हो रखी है, ऑथराइज है, तो उसमें ये रहेगा कि वो 50% तक में जाएगा आपका। ओपन लैंड में क्या लेंगे, रजिस्ट्री वाला लेंगे या ऑथराइज होना चाहिए बस वो। ऑथराइज रजिस्ट्री, और क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो वहाँ के जो भी नियम है राइट उस गवर्नमेंट के, राइट उस राइट। गवर्नमेंट के अंदर आने जैसे चाहिए। मान के चलो आपका दिल्ली से डीडीए होता है, और नोएडा से एनडीए होता है, गाजियाबाद से जीडी होता है, ऐसे ही लखनऊ से एलडीए होगा आपका, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे राजस्थान में सोसाइटी पट्टा चलता है राइट और यूपी के अंदर आपका धारा 80, धारा 143 चलता है, राइट। इसके अगर मतलब
अंतर्गत में हो अगर तो हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी में हम दो ही चीज़ देखते हैं। पहला ये कि उसकी डीड होनी चाहिए, डीड किसी भी तरह की हो, चाहे वो फिक्स डीड हो, लीज डीड हो, या फिर रजिस्ट्री वाली डीड हो अपनी। मुझे बस डीड से मतलब है, चाहे कैसी भी डीड से। दूसरा ये है कि जो वो प्रॉपर्टी है वो नगर पालिका हो या गवर्नमेंट की जो भी ऑथराइजेशन होते हैं वहाँ से पास हो, यानी कि बाद में ऐसा ना हो कि वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। बहुत सारी सोसाइटी या कॉलोनी ऐसी होती हैं कि वहाँ पे रजिस्ट्री अप्रूव नहीं होती हैं, तो यानी कि वहाँ रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के चाहे जो भी नियम है वहाँ से पास होना चाहिए। धारा 80 हो, धारा 143 हो, सोसाइटी पट्टा हो, कोई भी हो, राइट। लेकिन उसमें फ्यूचर के लिए वो जगह पे रजिस्ट्री होनी चाहिए और फ्यूचर के लिए हम उस पे कहते हैं एक तरह से हिंदी शब्द में बोले तो बंधक हम उसको यूज कर सकें। करेक्ट। तो इसको आरएम के साथ लेंगे, विदाउट आरएम लेंगे? ये हम लोग मॉर्गेज करेंगे। अगर हमें कुछ डाउट रहता है या चीज़ें आगे ऊपर नीचे लगती हैं हमें क्लाइंट की तरफ से, उसके बाद ही हम लोग आरएम में जाएंगे। अदरवाइज हम लोग मॉर्गेज ही करने वाले हैं सबका। इसके अलावा कोई और सवाल किसी का? एक्चुअली सर राधे राधे। जी राधे राधे। तो मैं बात कर रहा हूँ जी। सर ये बोल रहा हूँ, इसमें आप कैसे कैसे बिजनेस पे कर सकते हैं, कैसे कैसे बिजनेस नहीं कर सकते? तो सर आप मुझे किसी भी तरह का बिजनेस दे दीजिए, बस बिल्डर को छोड़ के। बिल्डर, गोल्ड एंड लीकर, ये 3 प्रोफाइल को छोड़ के आप मुझे कोई भी बिजनेस दीजिए, मैं आराम से काम कर लूंगा आपका। गोल्ड बोले तो ज्वेलरी शॉप वगैरह नहीं करेंगे? राइट। अच्छा। बाकी इसको छोड़ के जो भी बिजनेस है वो सबको करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल? कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार का है ये डिपेंड करता है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है विद जीएसटी रजिस्टर्ड वाला। देखो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका एक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बस वो लाइक ऑफिस। नहीं वो मैं समझ गया सर। मेरे कहने का मतलब उसको जो प्रॉपर्टी लोन चाहिए, उसको प्रॉपर्टी बांधा में है, लेकिन वो उसका जो भी अपना बिजनेस का है जीएसटी वगैरह वो राजस्थान का है। ओके। रहने वाला वो यूपी का है, ठीक है, और काम करता है राजस्थान में, ऑफिस वगैरह सब उसका राजस्थान का है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम वो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी प्रोफाइल मैच करेगी हम उससे लेके चले जाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके। उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगर मान के चलो कस्टमर कहीं का भी हो या फिर बाद में अगर वो बिजनेस कहीं और कर रहा है या रहने वाला कहीं का, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है चीज़ों में। और जैसे आईटीआर जीएसटी वाला आपने बताया था अनसिक्योर्ड 50 लाख रुपीस तक का, इसमें हम लोग जैसे भाई आईटीआर भी है, जीएसटी भी है, 3BR भी है, तो इसको हम कैसे मतलब हम लोग कैलकुलेशन करके वो बेसिक लोन में जाएगा हमारा, वो जनरल लोन जो होते हैं हमारे वो उसी में जाएगा। वो जनरल लोन पे जाएगा, उसमें हम आराम से किसी को भी 1 करोड़ 75 लाख 80 लाख मल्टीपल फंडिंग किसी को चाहिए तो मल्टीपल हम लोग आराम से कर सकते हैं उसमें। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि भाई मुझे 5 करोड़ पे चाहिए और उसका टर्नओवर 10 करोड़ का है लेकिन 5 करोड़ पे मांग रहा है, तो हम उसके पेपर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैच करके हम उसको आराम से दे देते हैं 5 करोड़ पे मल्टीपल से। सर अपना मिनिमम रेट क्या रहेगा सिविल का? सिविल का मैंने बोला ना, सिविल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, 700 प्लस का होना चाहिए, जिसमें कोई ओवरड्यू बाउंसिंग या कोई हाई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए इसमें। सिविल में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी सब मैं सारे कॉम्प्रोमाइज़ में करने को तैयार हूँ। सर एक सवाल मेरा और था जी। ये अगर बांदा लोकेशन की फाइल है, बिजनेस प्रोफाइल है, जीएसटी आईटीआर सब दे रहा हूँ मैं आपको, टर्नओवर भी 1.5 से 2 करोड़ के ऊपर है, फुल बिजनेस सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी एनबीएफसी बैंक करेगा? सर देखो मैं ऐसे किसी भी एनबीएफसी का नाम हम लोग ऐसे तो डिस्क्लोज या बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी ही एनबीएफसी और बैंक्स हैं हमारे पास में। जब फाइल हमारे पास आएगी हम लोग उसको पूरी तरीके से स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो फाइल है किस एनबीएफसी की तरफ मूव होने वाली है। हम लोग ऐसा नहीं, हमारा काम ऐसा नहीं कि फ़ाइल आई और मैं सडनली आपको बोल दूं कि मैं आपको इस एनबीएफसी से करूंगा, लेकिन बाद में जब आपने मुझे फ़ाइल दी पता चला ये वो एनबीएफसी के लायक तो है ही नहीं। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि ये किस एनबीएफसी की तरफ जाने वाली है ये। ठीक है सर, मैं 2 फाइलें आशु सर को भेजता हूँ। जी आशु जी, कोई और सवाल? एक क्वेश्चन लास्ट ये था कि ये जो ओपन लैंड वाला है ये हम लोग पर्टिकुलरली हर जगह पे करेंगे? पैन इंडिया रहेगा, पैन इंडिया सर्विस सारी पैन इंडिया की है।
ठीक है, आप मुझे एक बार पिन कोड लोकेशन भेज दीजिए, जो आप पिन कोड सारे रहेंगे, पिन कोड सारे हैं। ठीक है। ओवरऑल क्या धर्मेंद्र होता अजय भाई, है, आपको ओवरऑल कुछ क्या करना होता है? है, जितने क्या होता है मैं आपको थोड़ा एक आइडिया बता देता हूँ। ओवरऑल जितने भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, जो भी बिजनेस आता है, वो अच्छी ही लोकेशंस के आते हैं। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जो आउटर एरिया का केस हमारे पास आ जाता है, लाइक जैसे कोई विलेज के अंदर आ रहा है या कोई बहुत छोटी सिटी का केस आ गया, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है पिन कोड जस्टिफाई करने में। मतलब मोस्टली तो सारे बिजनेस अच्छी ही लोकेशन पे चल रहे होते हैं। ठीक है अजय सर। धर्मेंद्र सर, आपको कुछ? कुछ लोकेशन है बालाघाट वगैरह, सिगरौली वगैरह, भिंडोरी है, यहाँ पे भी अपन सब जगह करेंगे क्या? नहीं, हम मैंने बोला ना, हमारा काम सभी जगह चलेगा पैन इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे भी एनबीएफसी यहाँ पे बहुत ही कम है। जैसे अगर जिस हिसाब से हमने भी 2 साल से कारपोरेट में काम कर रहा हूँ, बिग कंपनी में इंदौर में बैठता हूँ, कुछ लोकेशन है कि जहाँ पे बिजनेस करना बहुत टफ है, कस्टमर बहुत अच्छे हैं। जैसे मंदसौर वगैरह हो गए, रतलाम उधर चले जाओ तो खरगोन, खंडवा, मंदसौर, यहाँ के कस्टमर तो बहुत अच्छे अजय जी, हम एमपी हैं। में, अजय जी एमपी में मैंने बहुत काम किया है। एमपी की बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, शायद मुझे आज याद भी ना हो। ये आपका बड़ौली या कुछ ऐसे नाम पड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। है। हाँ, तो मैंने काफ़ी सारी लोकेशंस पे काम किया है एमपी में भी। अच्छा काम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती पिन कोड में इतना जल्दी। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं जी। बाकी और कोई सवाल किसी का? कि अभी जैसे मान लीजिए आज मैं आपको एटलीस्ट फाइल देता हूँ जी, कितने दिन में आप डिसीजन दे देंगे फाइनल? ये सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसका मैं आंसर बहुत सिंपल तरीके से दे सकता हूँ कि किसी भी केस को जल्दी करने के लिए उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो क्लाइंट की तरफ से डिसाइड होता है। यानी कि डिपेंड ऑन क्लाइंट का रिप्लाई, जितना जल्दी वो मुझे रेस्पॉन्स करेगा उतना जल्दी काम करेगा। जनरली हमारा जो काम होता है वो विद इन वीक में क्लोज हो जाता है। अब क्या होता है, क्लाइंट से कोई पेपर मांग लो या कुछ पेंडेंसी मांग लो, तो वो उसके 2 या 3 दिन हो सकता, कभी कभी तो 1 हफ्ता लगा देता है पेंडेंसी क्लियर करने में। तो उसमें हम कोई अपनी तरफ से कोई वो नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। जैसे मान लीजिए बिजनेस लोन किसी कस्टमर को चाहिए, उसका 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर है, ऑलरेडी वो बिजनेस 3-4 जगह कंपनी से 30 से 40 लोग ले चुका है अनसिक्योर। कितना? 30-40 लाख वो ले चुका है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है। जो एनबीएफसी है सबसे ले चुका, टाटा, आदित्य बिरला, चोला, बजाज, फिर उसको मैं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखो, इस तरह के जो केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में काम हो तो जाते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका एक ही रीजन होता है कि हाई इंक्वायरी का। अब मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति 10 जगह से लोन ले चुका है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसे अगर 10 जगह से लोन उसके चल रहे हैं, तो इसका मतलब 40 से 45 की इंक्वायरी मिलेगी ही मिलेगी आराम से। हाँ। तो ये हाई इंक्वायरी, 10 जगह से लोन चल रहा है ये मैटर नहीं करता है, उसकी इंक्वायरी कितनी ये मैटर करता है। क्योंकि 10 जगह से लोन चल रहा है, इसके बावजूद भी उसकी 40-45 इंक्वायरी आ जाती हैं केसेस में। मेरे पास एक केस आया था, आपको यकीन नहीं होगा कि उसकी कम से कम 90 इंक्वायरियाँ थी। ये साल की इंक्वायरी देखेंगे, महीने की? हाँ जी, नहीं, साल की नहीं होती हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि 3 महीने में कितनी इंक्वायरी हो रही है, 6 महीने में कितनी इंक्वायरी चल रही है। जनरली किसी भी केस में 3 महीने में 5 या 6, इससे ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, और 1 महीने में 4 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। ठीक है। लेकिन सर, लोग, वो वापस बताएंगे और क्या करते इंक्वायरी हैं? क्यों होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इंक्वायरी हमेशा वहीं होती है जब हमें ये नहीं पता होता। जैसा कि अभी अजय जी ने पूछा था, मेरे से एक सवाल पूछा था कि राघव जी हम किस एनबीएफसी से काम करेंगे, ठीक है ना। तो इंक्वायरी तभी जनरेट होती है। अब कोई केस हमारे पास आया, हमें नहीं पता कि उसकी ये एनबीएफसी से काम होगा या नहीं होगा, हमने क्या करा, बस लॉगिन मार दिया। लॉगिन होने के बाद हमें पता चलता है कि केस तो रिजेक्ट हो गया। किस रीजन से हुआ, उसके बहुत सारे रीजन, सिबिल है, बाउंसिंग है, डीपीडी है, डिप बिजनेस हो गया, रेवेन्यू अच्छा नहीं आ रहा है, कस्टमर ने पीडी खराब कर दी, बहुत सारे रीजन है, केस खराब हो गया, ठीक है ना। वो क्या हो गया, इंक्वायरी हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उस एनबीएफसी से केस निकलेगा नहीं निकलेगा। दैट रीजन कि तभी इंक्वायरी जनरेट होती है। अगर हमें पहले से ही पता हो कि ये केस यहाँ से निकलने की संभावना, देखो 100% तो कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ से केस निकल ही जाएगा, कि मैं लॉगिन करूँ 100% निकल जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है, 80 to 90% ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है कि हमें यहाँ से केस निकालना है तो यहाँ से केस निकल ही जाएगा। आगे चल के वो सिविल की वजह से ख़राब हो तो, क्योंकि कस्टमर कभी भी सच नहीं बोलता, तो उसमें तो हमारी और आपकी गलती नहीं होगी कि वो सिविल की वजह से ख़राब जा रहा है। ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हमने अगर आधा
काम स्टडी कर लिया उसको, तो हमें यहीं से पता चल जाए कि केस हमें लॉगिन करना है या नहीं करना है। तो इंक्वायरी ऐसे ही जनरेट होती है। तो मोस्टली 90% लोग क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, बस उनके पास केस आया और लॉगिन कर दिया, बन गई इंक्वायरी, केस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ऐसे ही वो काम करता रहता है, 10 जगह लॉगिन मार देगा और बाद में केस हमारे पास आएगा, हमसे कही जाएगी कि भैया इनकी 10 इंक्वायरी है, 10 इंक्वायरी। अच्छा, किसी से भी पूछ लो कि इंक्वायरी क्यों है, केस क्यों रिजेक्ट हुआ, किसी के पास भी इस बात का सवाल मिलेगा ही नहीं आपको। किसी के पास ये सवाल ही नहीं, इसका आंसर नहीं मिलता कि वो इंक्वायरी हुई क्यों हुई और वो रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ। किसी के पास इनका आंसर नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होता है कि वहाँ से केस निकलेगा नहीं निकलेगा। उसने बस लॉगिन किया और तुक्का मार दिया बस। ठीक है सर, कोई नहीं, करते हैं, देते हैं फाइल। जी जी जी। राघवन सर, आपने जैसे बताया कितनी इंक्वायरियां क्या मतलब रहेंगी, कैसे, थोड़ा एक बार वापस बताएंगे? देखिए, 3 महीने में 10 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए और 1 महीने में 4 या 5 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। और 1 साल में? देखिए, साल को कोई कैलकुलेट नहीं करता है। जनरली जब कैलकुलेशन की जाती है वो करंट सिचुएशन की देखी जाती है। करंट की बाउंस, पिछले 1 साल की करंट की बाउंसिंग देखी जाती है, ओवरड्यू देखे जाते हैं, इंक्वायरी देखी जाती है। साल से कोई मतलब नहीं होता। आपने 8 महीने पहले क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 8 महीने पहले कितनी भी इंक्वायरी थी, लेकिन करंट के 3 सिनेरियो देखे जाते हैं, पहला मंथ, तीसरा मंथ और 6 महीने। यानी कि आपकी 6 महीने में कितनी इंक्वायरी है, 3 महीने में कितनी इंक्वायरी है और 1 महीने में कितनी इंक्वायरी है। उससे पहले आपका क्या था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी भी जब कोई केस हमारे पास आता है तो जब हमें लगता है कि उस केस में इंक्वायरी जाता है तो हम किसी भी कस्टमर को 3 या 6 महीने का होल्ड करने के लिए बोलते हैं कि भाई 3 या 6 महीने में अपने केस को कहीं भी लॉगिन मत करना, शांति से बैठ जा, उसके बाद ही हम तेरा काम कर पाएंगे। जी आशु जी बताइए। बस सर, अभी तक की तो सब चीजें क्लियर हैं। आप एक बार आप मुझे थोड़ा सा वो पिन कोड लिस्ट कि मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जो डिक्लाइंड एरिया है उसकी लिस्ट दे दीजिए। अगर आपने कुछ बना रखा हो कि ये एरिया नहीं करेंगे, ये एरिया नहीं करेंगे नेगेटिव प्रोफाइल में, मैं कुछ और ऐसे एक पिन कोड्स हैं वो मैं निकाल के दे दूंगा आपको। हाँ, और एक नेगेटिव प्रोफाइल दे दीजिए कि ये प्रोफाइल्स हम नहीं करेंगे। जैसे आपने लीकर बता दिया, आपने गोल्ड बता दिया, आपने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर बता दिया। Right. अब जैसे कि होते हैं नॉन वेज वाले होते हैं, इनको हम नहीं करेंगे। देखो, ये तो इसमें पूछना नहीं पड़ता है, ये तो समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जैसे मेन क्या होता है, कई बार टीम के अंदर ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो काम, भाई हम ये सब जितने जन हम जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अपनी अपनी एक एक ब्रांच लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो लड़के होते हैं हम उनको बता तो देंगे भैया, तो वो सिर्फ 3 ही चीज पकड़ेंगे, इन 3 के अलावा बाकी सबको उठा लो। तो एक बार आप वो नेगेटिव समझ गया, मैं समझ गया हूँ मैं समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं एक लिस्ट निकाल के मैं आपको दे दूंगा। मैं जो भी रहेंगे नेगेटिव प्रोफाइल्स की लिस्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, और दूसरा पे आउट का भी आप भेज दीजिएगा, तो वो भी मैं सबको शेयर कर दूंगा, जिससे जो भी चीज रहेगी ये लोग भी अपना समझ लेंगे। चलेगा, ठीक है, मैं पे आउट का स्लैब भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। ठीक। और किसी को कुछ ना शुभ, हमारा क्लियर है। ठीक है, फिर अभी ड्रॉप करते हैं। बाकी भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग एक बार फिर से मिल लेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल।